थर्ड पढ़ा था हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हिंदी में बात करें तो हम निरपेक्ष आर्द्रता, इसी प्रकार से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात की जाती है, इसमें विशिष्ट आर्द्रता, इसको बोलते हैं हम सापेक्षिक आर्द्रता या फिर सापेक्ष आर्द्रता, है ना। इस प्रकार से हमने इसको क्या है तीन टाइप से जाना था। अब इसको क्या अलग अलग नापते हैं। जैसे कि निरपेक्ष आर्द्रता की बात की जाती है तो इसको किस में मापते हैं हम, वॉल्यूम में मापते हैं, यानी कि आर्द्रता को आयतन में मापते हैं इसमें निरपेक्ष आर्द्रता के। जो हम विशिष्ट आर्द्रता की बात करते हैं इसको किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में। ओके। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसको परसेंट या रेशियो, है ना। आप कैसे मापते हैं इसको थोड़ा सा आप जान लेते हैं ना, एक एक से मैं समझा देता हूँ इसको भी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात की जाती है निरपेक्ष आर्द्रता की। अब इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, देखो 1 घन मीटर वायु में, नहीं सॉरी, 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसमें आयतन की बात करेंगे वॉल्यूम के ना। जैसे कि हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको। 1 घन मीटर आयतन में, किसकी बात करें यहाँ पर, 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को यहाँ क्या बोला गया है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष नहीं निरपेक्ष आर्द्रता बोला गया है ना। अब इसको इकाई क्या है, घन का मतलब क्या होता है, चलो बताएंगे उसके बारे में, है ना, बता रहा हूं। अब इसके मात्रक भी लिखवाया था मैंने, एक मिनट, इसका मात्रक भी लिखवाया था आपके लिए, यही लिखवाया था, यही लिखवाया था, फिर यार दूसरा लिखवाया था, यही लिखवाया था ना। पिछली क्लास में तो आए हो ना आप सभी, बस वही चीज है, बस एक बार इसको क्या कर रहे हैं हम, रिपीट कर रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, रिलेटिव नहीं, इसमें भी पड़ता है। देखो इसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आयतन आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम उतना ही बढ़ता जाएगा, और उसमें जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना आयतन बढ़ता जाएगा, और उसकी जलवाष्प की जो मात्रा वो क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ाएंगे तो इसमें जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। दूसरी हम बात करते हैं विशिष्ट आर्द्रता की, किसकी, स्पेसिफिक हीट की जो बात की जाती है। अब स्पेसिफिक हीट में डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, 1 किलो वायु है आपकी, उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट, या बोले तो हिंदी में हम विशिष्ट आर्द्रता। अब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किलोग्राम में कभी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर कोई 1 किलो वेट रख दूं और यहाँ पर कितनी भी हीट दे दूं, क्या टेम्परेचर उसमें प्रभाव पड़ेगा किलोग्राम में, 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा, या फिर 1 किलो अगर मैंने वेट रखा तो क्या वो 500 ग्राम हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। यानी कि किलोग्राम पर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेन चीज हमें समझने का है तो वो कौन सी है आपकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके। क्योंकि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छे से समझ में आ गई, इस पर अगर पकड़ हो गई तो आपको वर्षा पढ़ने में आसानी होगी, और वही कॉन्सेप्ट है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। जो वर्षा होने का जो मेन रीजन है, मेन कॉन्सेप्ट है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपको समझ में आ जाता है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है।
अब इसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ओके ओके। निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, यही पढ़ा था ना, यानी कि उसकी आर्द्रता क्षमता। अगर मैं उसके फॉर्मूला में भी लिखवाया था सेम, आप चलो ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100%। ओके, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? निश्चित तापमान पर वायु में जलवाष्प की मात्रा अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब होता क्या है, अब ये सैचुरेट होने के लिए कितना होना चाहिए? उसमें 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। जैसे कि अब एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको। एक कोई कमरा है, ओके, अब उस कमरा में एक्चुअल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, एक्चुअल वायु कितनी है उसमें? माना कि 5 लीटर है। कितनी लीटर है? 5 लीटर है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? माना 10 है, ओके, इंटू 100। कितना हुआ यहाँ पर? 50%। ओके, अब ये तो हमने माना, क्या 50% में बारिश हो जाएगी? नहीं होगी। कितने परसेंटेज पे वायु वर्षा होगी? लगभग 100% होना चाहिए। 100% से ओवर सैचुरेट होना चाहिए, यानी कि जो संतत वायु की बात की जाती है, या 100% से तो कम नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए? संतत वायु 100% से अधिक होना चाहिए। ओवर सैचुरेट होगा तब आपकी क्या होने लगेगी? बारिश होगी। ड्यू पॉइंट पे उसमें कैपेसिटी के अनुसार उसमें जलवाष्प की मात्रा आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मेरे को भूख लगी हुई है, ओके, मेरे को 5 रोटी की भूख लगी हुई है। अब 5 रोटी अगर मेरे को खाने के लिए मिल जाए तो यानी कि मैं क्या हो जाऊंगा? संतृप्त हो जाऊंगा। यानी कि मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैंने क्या है, मेरे को खाने को मिल गया तो मैं संतृप्त हो जाऊँ। बट अगर 5 रोटी की कैपेसिटी है मेरी, मैं खा कितना रहा हूँ? 8 रोटी खा रहा हूँ, अब क्या होगा? वॉमिटिंग होगी, सिंपल सी बात है। अब यही तो यहाँ कंडीशन बन रही है। अगर उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100%। और 100 के अलावा और ओवर होता है तब यहाँ पर क्या हो जाएगी? बारिश होने लगे। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी माना कि 25 है, नीचे कितना दे रखा है इसमें? 50 मान लेते हैं, इसको 100, फिर भी कितना बनेगा आपका? 50% बनेगा। अब मुझे तो ये कितना करना है? 100% करना है। कितना करना है? 100% करना है। अब यहाँ पर ये बताइए थोड़ा सा, अगर मुझे 100% करना है तो 2 कंडीशन है मेरे साथ। क्या? या तो मुझको यहाँ 50 करना पड़ेगा, ओके, या फिर मुझको यहाँ 25 करना पड़ेगा। यानी कि या तो मुझे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर मुझे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को क्या करता हूँ? बढ़ाता हूँ। देखो, इसको क्या करते हैं हम? इंक्रीज करते हैं। किसको? अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता हूं तो इससे क्या होता है? एवेपोरेशन होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन। ठीक है, आ रहे हैं हम उसी पे, है ना। इससे क्या होगा? इवेपोरेशन होगा।
अब बताइए जब बाष्पीकरण होगा तो वर्षा होने के चांस कम है या अधिक? ज्यादा। क्यों होंगे ज्यादा भाई? इंक्रीज होगा, वो बताएंगे आपको जो आप समझ रहे हैं ना। यानी बाष्पीकरण से क्या होगा, वर्षा होने के चांस कम रहेंगे, यानी कि बता रहे हैं आपको, वो भी बता रहे कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन यहाँ पर 25 जो बात की थी हमने अभी जस्ट, उससे क्या होगा, बाष्पीकरण से चांस कम रहेंगे, वर्षा होने, संघनन होने से होते हैं ना वर्षा होने के चांस, तो कंडेंसेशन से वर्षा होने के चांस ज्यादा रहते ना कि कंडेंसेशन उसकी वजह से ही होगा। लेकिन अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अभी आधा है ना, अभी थोड़ा सा रुकिए। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अब डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। इससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। और टेम्परेचर का यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर पे जैसे देखते हैं अल्टीट्यूड, यानी कि टेम्परेचर जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब यहाँ पर ये कंडीशंस को हम फॉलो नहीं कर सकते। कौन सी वाली कंडीशन को? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि कंडेंसेशन की क्रिया कहाँ होगी, ऊपर ही होगी। और जब तक कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी तब तक बारिश होने के चांस क्या है, बहुत कम है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100%। ओके, अब इसको तो हमने घटाया नहीं है ना, अभी जस्ट ये फॉर्मूला लिखा था हमने, सॉरी 50, कितना आ रहा था इसमें, 50%। ओके, हमें तो कितना करना है, 100%। 100% के लिए अब क्या करना है, इसमें तो परिवर्तन नहीं है करना हमें। अब हमें परिवर्तन कितना, किस में करना है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में, यानी कि 25 यहाँ तो 50 है। ओके, जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा आपका, कम होता जाएगा, है ना। नीचे सरफेस पे देखे तो हम कितना माना, 50%, है ना। अगर ऊपर जाएंगे तो 40, फिर भी नहीं हो रहा है। अगर और ऊपर जाए तो 30 मानते हैं, अगर और ऊपर जाए तो 25, सॉरी ये नहीं कटेगा ना। कितना हो रहा है आपका, 100%। कितना हो गया यहाँ पर, 100%। जितना अगर ऊपर जाओगे वहां पर एक बिंदु ऐसा आएगा जो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि संतृप्त हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली संतृप्त हुआ है, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या हो गई, प्राप्त हो गई उसको। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, ओवर सैचुरेटेड होता है। क्या होता है यहाँ, ओवर सैचुरेटेड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, रेनफॉल हो जाएगी। क्या होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी। अब यहाँ पर जो सैचुरेटेड हुआ 100% हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट या ड्यू पॉइंट बोले तो औशांक बिंदु। अब ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, यही मेन आपका वर्षा होने का रीजन बनता है। आपको जब तक रिलेटेड ह्यूमिडिटी पूरी कंप्लीट समझ में नहीं आएगी तब तक वर्षा का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा आपको, है ना। आगे समझ में ये सभी को, आगे बढ़े। ओके, अब बारिश तो हो गई, अब इसके टाइप्स भी पढ़ते हैं, पढ़े होंगे सभी ने। ओके, कितने प्रकार की बारिश होती है, सिंपल 3 टाइप्स की बारिश होती है। कौन कौन सी?
संवहनी वर्षा, और एक और पर्वतीय वर्षा, एक और चक्रवाती वर्षा। ओके, पहले वर्षा का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वर्षा होती कैसे है ना, उसके बाद में उसके प्रकार समझ में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता करना होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, बाद में इसके प्रकार के बारे में जानना अच्छा रहता है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम रेनफॉल की बात करते हैं और टाइप्स की बात करते हैं। पहला हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, रेनफॉल, संवहनी वर्षा। ओके, दूसरी बात करते हैं हम ओरोग्राफिक, रेनफॉल, इसको क्या बोलेंगे हम, पर्वतीय वर्षा। तीसरा पढ़ा था हमने साइक्लोन, रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार से हम वर्षा को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में जान लेते हैं कि संवहनी वर्षा क्या होती है, आपकी पर्वतीय वर्षा क्या होती है, चक्रवाती वर्षा क्या होती है। ओके, चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे संवहनी वर्षा के बारे में। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संवहनी होता क्या है। भाई देखो, हमेशा जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं पहले उस टॉपिक के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे कोई ऐसे लिखवा रहा हो, वो बता रहा हो कि आपको डिसिप्लिन के बारे में लिखना है, तो पहले डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको उस टॉपिक का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो पूरा जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पूरा टॉपिक पढ़ लेते लेकिन हमें टॉपिक का ही पता नहीं चलता टॉपिक क्या है, रहता है ही नहीं रहता है। जैसे पूरे रामायण देख ली हो, फिर बाद में पूछे राम कौन थे, पता नहीं। भाई पूरी कहानी उन्हीं के आधार पर है और आपको ये भी पता नहीं कि राम कौन है ना। इसी प्रकार से जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़े ना, तो उसके टॉपिक का अर्थ हमें पता होना चाहिए। ओके, जैसे इंटरव्यू में तो ये भी पूछते हैं कि आपके नाम का अर्थ क्या है, पूछते हैं या नहीं पूछते? इसी प्रकार तो अपने अपने नाम का अर्थ भी खोज कर रखे सभी लोग, सबको पता है। वेरी गुड। अब हम जानेंगे संवहन यानी कि कन्वेक्शन होता क्या है। ओके, आपने देखा होगा जो पृथ्वी गर्म होती है वो कैसे होती है और किससे होती है? सूर्य की किरण आती है पृथ्वी पर, उससे क्या होती है? गर्म होती है। और जो एटमॉस्फेयर में वायु रहती है वो किससे गर्म होती है? कोई एक बताए। हाँ जी, कोई नहीं, यही होता है, यही होता है। चलिए देखो, उसमें क्या होता है, जो सूर्य से जो किरण आती है ना, उससे वायु गर्म नहीं होती है। ओके, जो हम पढ़ते हैं ना हीट बजट, इससे पहले टॉपिक पढ़ा होगा आपने, है ना। जो हीट बजट में आप पूरा जो ऊष्मा रहती है उसका अपना 100% कैलकुलेशन लगाते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो वायु गर्म होती है वो किसके कारण होती है? सन से जो रे आती है ना, उसके कारण गर्म नहीं होती है, वो पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी पर से जो वापस रिटर्न होती है ना, उसके कारण क्या होती है? आपकी वायु गर्म होती है। जैसे इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं, बोलेंगे अभी, है ना।
देखो, जब सूर्य से किरणें आती है किस पर आती हैं? सरफेस पर आती है। तो सरफेस को क्या कर देती हैं? वो गर्म कर देती है, वार्म कर देती है। ओके, अब जो सरफेस से सटी हुई जो वायु रहती है, यहाँ पर भी वायु होगी कुछ, उसको क्या कर देती है? वो गर्म कर देती है। ओके, और जब वायु गर्म हो जाती है तो फिर क्या होता है? वो ऊपर उठने लगती है। उठने लगती है नहीं, यानी कि जैसी वायु क्या होती है? गर्म होती है, तो ये क्या है? ऊपर उठने लगती है। जो ऊपर से जो ठंडी वायु है वो कहाँ आने लगती है? आपके नीचे आने लगती है। इसी को बोलते हैं कन्वेंशन करंट, यानी संवहनी धारा या संवहनी साइकिल या कन्वेंशन साइकिल, है ना। कन्वेक्शन करंट। और यहाँ से जो गर्म होती है वो उसका क्या होता है? संचालन होता है, यानी कि कंडक्शन। इस तरह से क्या है? ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ना। ठीक है, अब हम संवहन, तो ये तो समझ में आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसी में, चाहे तो डायग्राम साथ साथ आप बना सकते हो। आप भी साथ में डायग्राम बना सकते हैं ना, क्योंकि जियोग्राफी में किसकी जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा? डायग्राम के ना। आपका एक डायग्राम हजारों चित्रों के बराबर होता है, सॉरी हजारों शब्दों के बराबर होता है। अगर आपने एक डायग्राम बना दिया तो उसको देख देख कर आप हजार शब्द लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में अधिकतर किसकी जरूरत पड़ती है? हमें डाटा की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें हमें सब्जेक्ट में विशेष रहती है ना। ज्योग्राफी क्या है? कुछ नहीं है, बस पृथ्वी का अध्ययन करना रहता है। और पृथ्वी पर आप अध्ययन करोगे तो किसका करते हैं सबसे ज्यादा? पर्वत, पठार, मैदान, ये वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनते, सारे क्या है? प्रैक्टिकल चीजें है ना। तो जितना हम डायग्राम का यूज करेंगे उतना हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। हवा फैलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैलने को नहीं, यहाँ पर चलो मैं देख लेना इसको। ओके, जो भी हो देख लेना, है ना। हाँ, स्पेंड, स्पेंड है ना। समझा रहा हूँ, है ना इसको, है ना। अभी तो आप नोट कर लो, फिर उसके बाद में समझा रहा हूँ आपको।
चलिए, यहाँ तक लिख लिया सभी ने। अब इसको हम समझते हैं ना, ये क्या है। अब ये क्या है आपकी सरफेस, और सरफेस भी कैसी है आपकी बॉल, यानी कि सरफेस क्या है आपकी गर्म। और यहाँ पर कौन सी क्रिया होती रहती है, यानी कि संचालन। वही वाली जो अभी हमने जस्ट समझा था कि नीचे से क्या है अर्थ गर्म है, गर्म है तो जो उसके जो संपर्क में जो वायु रहेगी ना उसको भी क्या कर देगी, वो गर्म कर देगी। और वायु गर्म होकर कहाँ उठ रही है, ये ऊपर उठ रही है ना। तो हम यहाँ पर समझते हैं जब कब उठेगी वायु, जब प्रेशर क्या होगा उसका डिक्रीज होगा, यानी कि गर्म वायु का प्रेशर कैसा रहता है, कम रहता है ना। तो जैसे ही उसका प्रेशर कम रहेगा तो वायु डिक्रीज होगी, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वायु क्या होगी, फिर ऊपर उठने लगेगी। अब जैसी वायु ऊपर उठेगी तो क्या हो गया, वो एक्सपेंड होने लगेगी, यानी कि फैलने लगेगी। ओके, जब वायु फैलने लगेगी फिर ऊपर जाते तो हम क्या होता है आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, जैसे हमने अभी जस्ट समझा था, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे हाइट पर उतना ही आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जितना कम होता जाएगा आपकी एयर वो कैसी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। तो यानी कि एयर कैसी हो जाएगी, कूलिंग होगी। और आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगी आपके 100% हो जाएगी, है ना। इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी आपकी 100% हो जाएगी। अब जब 100% हो जाएगी तो फिर क्या होता है, सैचुरेशन, यानी कि संतृप्त हो जाता है। 100% होता है तो संतृप्त हो जाता है, संतृप्त होता है तो फिर उसके बाद में कंडेंसेशन, और फिर वाटर से क्या बनता है, वेपर और ड्रॉप्स, यानी कि पानी की बूंदे, उससे फिर क्या होता है क्लाउड बनने लगते हैं, यानी कि क्या होते हैं बादल बनने लगते हैं। फिर क्या होता है प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षण। इस तरह से फिर सहम्बनी वर्षा यहाँ पर होने लगती है। टिप टिप वर्षा पानी, इस तरह से क्या है संवहनी वर्षा होती है। ओके, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, जिसको पहली बार में समझ में नहीं आया हो तो। ओके, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वाली कंडीशंस पढ़ी थी वही सेम कंडीशन इसमें है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी सरफेस कैसी होती है, गर्म